हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जाइरोस्कोप का नेवल शिप पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि एरोप्लेन पे जाइरोस्कोप का क्या इफ़ेक्ट होता है और सारे केसेस हमने देखे थे और न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्ट जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक शिप दिख रहा है, आपको एक टॉय शिप दिखाया है मैंने आपको, ये जस्ट दिमाग में लाने के लिए कि शिप ऐसा होता है। ठीक है, अब इस शिप को अगर मैं टॉप से देखूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ से इसको व्यू करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर? इसी तरह से मुझे कुछ इसका शेप नज़र आएगा। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपके सामने रख दी है। ठीक है, अब इसको हम एक बार ड्रॉ भी कर देते ताकि मैं इसके सारे जो भी इसके अंदर नेम्स यूज़ में आएंगी, टर्म्स यूज़ में आएगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये एक एक्सिस बना दी मैंने, क्लियर, और एक मैंने एक्सिस बना दी ये वाली। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। अब क्या होगा, ये शिप कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से ये शिप दिख रहा है हमको। ठीक है, रफ व्यू बनाया है, कोई आपको प्रॉपर स्केल वगैरह यूज़ करके नहीं बनाना है यहाँ पर। अब देखो, फ्री हैंड स्केच किया है। अगर मैं शिप को ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है शिप। तो शिप में जो ये वाली एक्सिस है, इसको आपने बोलना है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलोगे आप इसको, जो पिंक कलर के पेन से बनाई है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर? और जो वर्टिकल एक्सिस है वो होगी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, या फिर इसको आप प्रिसीजन एक्सिस भी बोल सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? अब जब आप शिप को देख रहे हो, अब शिप को हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। टॉप व्यू मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब इस टॉप व्यू को अगर मैं पीछे की साइड से खड़े होकर देखूँ, कि मैंने बोल दिया कि ये शिप है, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, और मैं पीछे की साइड से खड़े होकर, मतलब कि जो मेरा डायरेक्शन है देखने का, वो ये ब्लू पेन शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये वाला पार्ट दिख रहा है। जो मुझे दिख रहा है उसको मैं बोलूँगी स्टर्न। क्या बोलूँगी इसको? स्टर्न। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्टर्न, या फिर इसको आप एफ्ट भी बोलते हो। न्यूमेरिकल में कभी कभी एफ्ट मेंशन किया होता है, या जस्ट आपको रियर एंड लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिप के केस में रियर एंड को स्टर्न भी बोलते हैं, एफ्ट भी बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे थे, मैं यहाँ पे अगर बना दूँ कि ये पेन मैंने यहाँ रख दिया, मैं इधर से इसको देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ। क्लियर? तो पीछे की साइड को स्टर्न बोला, आगे की साइड को आप बोलोगे बो। क्या बोलोगे? बो, या फिर इसको जस्ट बोलोगे फ्रंट एंड। क्लियर? न्यूमेरिकल में कुछ भी दिया हो सकता है, और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बनते आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो, जो ये आपकी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इसके भी कुछ ना कुछ नाम है। वो किस तरीके से, अगर मैं ब्राउन पेन की तरफ से उसको देख रही हूँ तो ये क्या हुआ? लेफ्ट, और ये क्या हुआ? राइट। तो जो लेफ्ट होगा उसको आप बोलोगे पोर्ट। क्या बोलोगे आप? पोर्ट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो लेफ्ट साइड है आपने उसको बोला पोर्ट। और जो देखने के तरीके से, अगर आपने अपना राइट देखा तो क्या होगा? स्टार बोर्ड। तो इसका नाम होगा स्टार बोर्ड। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जस्ट बेसिक नेम से इसके, कि जो इसकी टर्म्स यूज़ की जाती है जब हम शिप की बात करते हैं। एरोप्लेन में हमने फ्रंट को क्या बोला था? नोज़ बोला था, एंड बैकवर्ड जो टेल, जो पीछे का हिस्सा था, जो टेल, उसको क्या बोला था हमने? टेल बोला था, जो रियर एंड था उसका। तो जस्ट नाम का डिफरेंस है, बट कॉन्सेप्ट पूरा डिफरेंट नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट वही वाला है जो हमने पहले पढ़ा है, और थोड़ा एक पॉइंट में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं। अगर हम बात करें शिप की, तो जब शिप पानी में जाता है तो 3 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? 3 केसेस बन सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। स्टीयरिंग, सेकंड होगा आपका पिचिंग, एंड थर्ड होगा आपका रोलिंग। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों की अपना सिग्निफिकेंस है, बट जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो पिचिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और स्टीयरिंग भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो और रोलिंग का क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगी, जस्ट थोड़ा सा रहता है कॉन्सेप्ट इसका। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग क्या होता है। क्लियर? जैसे कि ये आपका शिप है। क्लियर? अब ये शिप पानी में बिल्कुल स्मूथली इस तरह से तो नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे। उन्हीं मूवमेंट्स को हमने केसेस बोला है यहाँ पर, कि ये केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग का मतलब क्या हो गया? आपने इधर शिप को घुमाया,
आपने इधर शिप को घुमाया। जस्ट लाइक कि आप कार में बैठे हो, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, आपको राइट और लेफ्ट टर्न करना है, तो आप क्या करते हो, स्टीयरिंग व्हील को राइट लेफ्ट में इस तरीके से घुमाते हो। तो कार क्या करती है, कर्व में ट्रेवल करती है, लेफ्ट या राइट। तो स्टीयरिंग क्या होता है आपका, टर्निंग ऑफ कंप्लीट शिप इन अ कर्व टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। इस तरीके से शिप क्या करेगा आपका, राइट या लेफ्ट में टर्न करेगा कर्व में, तो उसको आप जस्ट स्टीयरिंग बोलोगे। स्टीयरिंग का जो इफेक्ट होगा, जैसे कि क्या क्या इफेक्ट बन सकते हैं, मैंने बोला कि ये शिप है मेरा, क्लियर। अब मैं इसको बैक साइड से देख रही हूँ, इस शिप को मैं क्या कर रही हूँ, बैक साइड से देख रही हूँ। तो ये स्टर्न हो गया, ये बो हो गया, ये क्या हो गया, पोर्ट, और ये स्टार बोर्ड, क्लियर। आप जस्ट समझने के लिए ये वाला भी देख लो, इसमें मैंने नाम भी लिखे हुए, क्लियर। अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या तो शिप आपका लेफ्ट जाए या शिप आपका राइट जाए। कब, जब आप पीछे से देख रहे हो और रोटर आपने मान लिया कि यहाँ पे एक रोटर लगा है, जैसे कि आपका एरोप्लेन के केस में था, एक रोटर लगा हुआ था जो हमने माना था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हमने यहाँ पे भी मान लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, क्लियर। इसमें बहुत सारी बियरिंग्स भी होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो बियरिंग्स का हमें अभी नहीं देखना है कि क्या होती है, क्यों होती है, क्या काम आती है। हमारा मेन फोकस है जायरोस्कोप के रिगार्डिंग कि उसका क्या फंक्शन है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो जस्ट हमने माना कि रोटर जो हमारा है वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये रोटर मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्लियर। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो कितने केसेस बन सकते हैं, आपका शिप लेफ्ट जाए, राइट जाए, जब आप पीछे से देख रहे हो और रोटर आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। अब हर चीज़ को उल्टा कर लो, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो केसेस चेंज हो जाएंगे। अगर आप रियर की जगह फ्रंट से देखोगे तो केसेस चेंज हो जाएंगे। सिमिलर वैसे ही जैसे कि आपने एरोप्लेन के केस में पढ़ा था, एरोप्लेन के केस में मैंने इस तरह का एरोप्लेन यूज़ किया था, मैंने उसको लेफ्ट घुमाया था, राइट घुमाया था, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल बना, रिएक्टिव बना, जो भी डेटा उसमें बनाया मैंने, जो समझाया आपको कॉन्सेप्ट, वो सेम कॉन्सेप्ट आपका स्टीयरिंग के रहेगा। बस जस्ट आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, नोज की जगह बो दिया होगा, टेल की जगह स्टर्न दिया होगा, क्लियर। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो जब भी स्टीयरिंग वाला क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में एरोप्लेन वाला कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, जो एरोप्लेन के साथ होगा वही स्टीयरिंग के साथ होगा, ठीक है। जब हम नेवल शिप की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, जस्ट इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको सेम कॉन्सेप्ट एरोप्लेन का लगाना है, वो मैं आपको तब वहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूँगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं पिचिंग के बारे में। पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पिचिंग डेंजरस भी काफ़ी होती है। अगर पिचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो आपका शिप क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। किस तरह से होती है पिचिंग, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ वन बाय वन। देखो, ये हमारा शिप है, जैसे कि मैंने बार बार बोला है, मेरा छोटा सा शिप। अब देखो पिचिंग में क्या होता है, शिप ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। मूवमेंट क्या हो रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है। जब हम स्टीयरिंग की बात कर रहे थे तो मूवमेंट इस तरीके से हो रही थी, लेकिन जब हम पिचिंग की बात कर रहे हैं तो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है इस तरीके से। जो बो है वो ऊपर उठेगी फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी नीचे जाएगी, तो इसको बोलते हैं पिचिंग। तो पिचिंग क्या बोल सकते हो आप, जस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इसके अबाउट क्या होगा आपका, ऊपर नीचे होगा, क्लियर। और जो ये होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में होता है, टेक्स प्लेस विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस तरीके से, जस्ट आप देखो, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि ये आपका कोई भी एक्सिस मान लो, यहाँ पे आपने ये भी आपकी कोई एक्सिस मान लो, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई। अब आपने क्या किया, एक पेंडुलम या बॉल कुछ भी एक आपने कुछ बांध दिया, यहाँ से आपने क्या कर दिया, उसको लटका दिया, और जस्ट आपने उसको थोड़ा सा मोशन दिया या कुछ भी मूवमेंट हो रही है तो वो क्या होगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। एक बार इसकी पोजीशन कुछ यहाँ बनेगी, फिर इधर जाएगा तो कुछ यहाँ बनेगी। इस तरीके से ये फ्रीली क्या करेगा, यहाँ पर इस तरीके से घूमता रहेगा। तो इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये आपका एक एक्सिस है, जिसे ट्रांसवर्स एक्सिस बोला है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब शिप क्या कर रहा है, ये शिप यहाँ पर है, सपोज करो बो को मैंने पहले यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब बो क्या कर रही है, अभी इस एक्सिस में एक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। अब अप एंड डाउन मूवमेंट होगा तो क्या होगी, बो एक बार ऐसे जाएगी, बो एक बार ऐसे जाएगी। तो केस क्या बन रहा है, एक बार आपका एक्स डैश, एक बार आपका एक्स डबल डैश बोल दो इसको। तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, उसका एक आध फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बस बहुत सिंपल डेरिवेशन है, अब उसको करते हैं।
क्लियर। तो ये क्या शो कर रहा है आपका, जब वो आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, और ये क्या शो कर रहा है जब वो आपकी नीचे की तरफ आ रही है। तो जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको बोलेंगे अपवर्ड पिचिंग, और जब वो नीचे की तरफ आएगी तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड पिचिंग। तो उसको मैं एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ अच्छे से। ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब आपकी एक बार वो ऊपर की तरफ गई, मैंने मान लिया कि इतनी ऊपर गई, क्लियर। एक बार वो आपकी नीचे की तरफ आई उसके बाद में, तो मैंने मान लिया कि ये, तो जितना ऊपर इतना नीचे ही हो रहा है, ठीक है। तो मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा। ऊपर गया तो ये एंगल थीटा, नीचे आया तो ये एंगल थीटा, क्लियर। ये हो रहा है अप एंड डाउन मूवमेंट। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ओ, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट एक्स। इसको आप बोल दो एक्स डैश, इसको आप बोल दो एक्स डबल डैश, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्लियर। अब मैंने बोला कि जो हमारा शिप है वो अपवर्ड इतना गया, लेकिन हो सकता है कि कभी किसी टाइम पे सबसे मैक्सिमम जो गया है वो इतना गया है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम है उस मैक्सिमम को मैं अलग से शो कर देती हूँ। उसको मैंने बोल दिया भाई अपवर्ड इतना गया है मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम गया है उसको मैंने बोल दिया फाई एंगल तक गया है। ये एंगल क्या शो कर रहा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है हमारा शिप, अप एंड डाउन, क्लियर। ये जस्ट बेसिक डायग्राम था, बेसिक ज्योमेट्री थी इसकी, वो मैंने आपको समझा दी है। अब आप देखो जो एक्स डैश है वो क्या शो कर रहा है आपका, अपवर्ड पिचिंग, और जो एक्स डबल डैश है वो क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड। एग्जाम में डायग्राम अच्छे से बनाना, काफ़ी सारा स्पेस होगा आपके पास में, तो मेरे पास अभी स्पेस कम है तो मैं थोड़ा पास पास में कर रही हूँ। आपके पास में काफ़ी स्पेस होता है तो बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं करना है, लेकिन इतना दूर दूर इतना सफाई से करना है कि एग्जामिनर को समझ में आए, उसे अच्छा लगे, क्लियर। अब देखो जो ये रोटर है इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान ली है ओमेगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस बोल दो या फिर प्रिसीजन एक्सिस बोल दो। इसकी भी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, डेट इज ओमेगा पी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एरोप्लेन के केस में, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे अभी, क्लियर। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला है उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में काम में आता है। तो वही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर दूँ, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा 1 टी। ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या शो करेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा जब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा से शो कर रहे हैं हम, तो हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कितना उसने कवर किया है डिस्टेंस, ठीक है। तो वो चीज़ कितनी कवर करी इसने, फाई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फाई, क्लियर। साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ओमेगा 1 क्या होती है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी होती है SHM की, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको मैंने लिखा है यहाँ पर ओमेगा 1, और टी क्या है, टाइम, जो कि टाइम लग रहा है सेकंड्स में यूज़ करेंगे, क्लियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, फाई ऐसे का ऐसे ही, साइन ऐसे का ऐसे ही, ओमेगा 1 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो उसमें ओमेगा 1 जो होती है एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन TP। ये TP क्या है, ये TP और T डिफरेंट है, T तो टोटल टाइम जो लग रहा है, और TP क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड है उसको हमने बोला है TP, क्लियर। ये भी सेकंड्स में होगा, और मल्टीप्लाई में T चल रहा था उसको चलने दो। तो ये मेरे पास में किसकी इक्वेशन आ गई, थीटा की इक्वेशन आ गई। थीटा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। ये थीटा यहाँ पर आ गया है, क्लियर, थीटा निकल गया। उसके बाद में देखो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, प्रिसीजन एक्सिस की जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या होती है, ओमेगा पी। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है उसको विथ रेस्पेक्ट टाइम आप कर दो डिफरेंशिएट, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्योंकि ये जो थीटा था डिस्प्लेसमेंट था वो किसके रेस्पेक्ट में था, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ही था, प्रिसीजन एक्सिस के अबाउट ही था, क्लियर। तो ओमेगा पी क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या निकल के आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, क्लियर।
तो डी थीटा अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज़ फाई साइन। अब आप चाहो तो ये पूरी सॉल्व करी हुई वैल्यू रख दो 2 पाई अपॉन टी पी, या फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो इसमें क्या है कि जब हमको रिक्वायरमेंट होगी ओमेगा 1 की वैल्यू की तो हम पुट कर देंगे, नहीं होगी तो सिंपल लिखने में ईजी रहेगा ओमेगा 1, तो ये वाली फॉर्म में लिख देते हैं ओमेगा 1 टी। क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टी तो क्या बन के आएगा, फाई ऐसे का ऐसे ही। क्लियर। साइन का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा 1 टी। अब ओमेगा 1 टी ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो ओमेगा 1 क्या आ जाएगा आगे। जस्ट बेसिक डिफ्रेंशिएशन जो हमने सीखा था बचपन में 11th-12th में वही यहाँ पर लगाया है और कोई नया काम नहीं किया है। क्लियर। तो ये मेरे पास में क्या निकल के आ गई है, ओमेगा पी निकल के आ गया है। क्लियर। ये मेरे पास में क्या निकल के आ गया, ओमेगा पी। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 नाम में दे दो। क्लियर। ये निकल के आ गया। अब देखो ओमेगा पी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर कर दो तो ओमेगा पी क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जस्ट मैं यही कर रही हूँ, ओमेगा पी मैक्स निकाल रही हूँ, फाई ओमेगा 1। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉस ओमेगा 1 टी जो है कॉस थीटा मतलब उसको मैंने 1 कर दिया है। क्लियर। तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है। आ गई बात समझ में। अब आप चाहो तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ताकि आपको पूरा लिखने में यहाँ पे इजी रहा। अब आप चाहो तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी पी वैल्यू पुट कर दो ओमेगा 1 की। तो मेरे पास में ओमेगा पी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब देखो ये हमारे पास में ओमेगा पी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है। अब अगर हमें जाइरोस्कोपिक कपल निकालना है, जाइरोस्कोपिक कपल क्या होता है, जिसे कि हम सी से डिनोट करते हैं, तो मैक्सिमम जाइरोस्कोपिक कपल क्या हो जाएगा, आई ओमेगा पी मैक्स हो जाएगा। क्लियर। अब आई ओमेगा पी कहाँ से आया, ये जब हमने एरोप्लेन का केस पढ़ा था तब हमने ये इक्वेशन निकाली थी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आप पहले एरोप्लेन का वीडियो देख लेना, उसके बाद में ये देखना, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा, डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखो वैल्यू पुट करें, आई हमारा ऐसे क्या ऐसे ही ओमेगा। अब वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब वैल्यू पुट कर लेंगे। अभी जस्ट इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो मेरे पास में ये क्या आ गया, मैक्सिमम जाइरोस्कोपिक कपल आ गया इन द केस ऑफ पिचिंग। ये ध्यान रखना, जब हमारा नेवल शिप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 3 केसेस लिखे होते हैं, उसमें मेंशन किया होता है कि स्टेयरिंग हो रहा है, पिचिंग हो रहा है या रोलिंग हो रहा है। तो जब पिचिंग आए तभी आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अप्लाई करना है। अगर स्टीयरिंग आए तो कुछ भी ज़्यादा ये सब कुछ नहीं घुसना उसके अंदर, डायरेक्ट अपना बेसिक एरोप्लेन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही हूँ, इस बात को याद रखना। पिचिंग आए तभी ये सारा कॉन्सेप्ट लगाना, तभी ये फॉर्मूला लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। क्लियर। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया जाइरोस्कोपिक कपल मैक्सिमम, ठीक है, ये निकाल लिया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या होता है कि वेलोसिटी को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैं पेज को थोड़ा शिफ्ट करती हूँ। ठीक है। अब आप देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं नया पेन ले लेती हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन उसको बोल दो आप अल्फा। तो वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा पी हमने निकाली है, तो ओमेगा पी डी बाई डी टी इस तरीके से कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा। और ओमेगा पी की वैल्यू क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, ऊपर मैंने निकाली थी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि सब टी की टर्म्स में हो जाएगा तो टी क्या हो जाएगा, पूरा इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। लिखने का तरीका है, किसी भी तरीके से आप लिखो, तो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, किसी भी तरीके से आप शो कर सकते हो। अब ओमेगा पी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, क्या थी ओमेगा पी की वैल्यू, हमने अभी निकाली थी, वो हम यहाँ पे पुट कर दे और उसका डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे पास में और सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा अल्फा के लिए। तो मैं जस्ट ये भी कर देती हूँ यहाँ पर डी बाई डी टी, ओमेगा पी की जगह में लिख देती हूँ फाई ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1
टी। क्लियर? ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी है? इक्वेशन 2 से लिखी है। ठीक है, इक्वेशन 2 से लिखी है, कंफ्यूज मत होना। तो अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा? देखो फाई हमारा ऐसे का ऐसे ही, ओमेगा 1 हमारा ऐसे का ऐसे ही, कॉस का आप करोगे तो क्या होगा? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगा दो साइन ओमेगा 1 टी। अब ओमेगा 1 एक मल्टीप्लाई में भी आएगा क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 1 है, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी था तो एक और लगाने से क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है। जब मैंने किसकी बात करी? अल्फ़ा की। तो ये मेरी वैल्यू किसकी आई है मेरे पास में? अल्फ़ा की वैल्यू आई है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इसकी भी मैं पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो आप क्या बोलोगे? इसमें साइन ओमेगा 1 टी जो भी है थीटा, उसको पूरा क्या कर दो? 1 मान लो इस पूरी टर्म को, तो क्या निकल के आ जाएगा? अल्फ़ा मैक्सिमम डेट इज़ फाई ओमेगा 1 स्क्वायर। माइनस मत लेके चलना, ठीक है? तो ये मेरे पास में आ गई है अल्फ़ा मैक्सिमम की वैल्यू। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें केसेस बनते हैं कि जब वो ऊपर जा रही है वो नीचे आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था अपवर्ड और डाउनवर्ड पिचिंग हो रही है, तो उन पिचिंग में क्या इफ़ेक्ट आता है? हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि इफ़ेक्ट बताओ। तो इफ़ेक्ट का मतलब शिप पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, शिप किधर की तरफ टर्न कर रहा है, पोर्ट की तरफ जा रहा है, स्टार बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको वो बताती हूँ। अब देखो मैंने पेपर चेंज कर दिया है। अब जो कंडीशन हमारी बन रही थी, एक बार कंडीशन क्या बन रही थी? हमारा ओ, हमारा एक्स, ये हमारा नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। क्लियर? अब ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस थी, इसको भी बनाओ मत बनाओ, बनाना चाहो तो बना लो। क्लियर? ये हमारा रोटर था जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। अब कंडीशन क्या थी? एक बार मैं अपवर्ड के लिए बताऊंगी, एक बार मैं डाउनवर्ड के लिए बताऊंगी। जस्ट सपोज करो कि पहले हमारा शिप कहाँ गया? डाउनवर्ड चला गया। कितना एंगल है ये? थीटा डिस्प्लेसमेंट एंगल। पोजीशन क्या हो गई? एक्स डैश हो गई। ये रोटर यहाँ पे था तो इस रोटर को चाहो तो यहाँ पे भी बना लो, समझने की बात है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। क्लियर? अब हम इसको कहाँ से देख रहे हैं? ये हमारा शिप है, इसको इस तरीके से मानो। ये हमारा क्या है? शिप है। ये शिप ने क्या करा? इस तरीके से वो नीचे गई तो ये अपवर्ड की जगह, अपवर्ड नहीं सॉरी, ये कौन सी पिचिंग हुई? डाउनवर्ड पिचिंग हुई। क्लियर? तो ये डाउनवर्ड पिचिंग हुई तो एक्स डैश पोजीशन यहाँ पर बन गई। क्लियर? समझ में आ गया? और ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है, मतलब एक्स क्या शो कर रहा है? बो साइड को शो कर रहा है, और ये वाला साइड ओ स्टर्न को शो कर रहा है। इस तरह से समझ के चलना। अब देखो क्या हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आया है तो मतलब कि जो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल था वो कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर? अगर जो हमारा एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है वो डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये ब्लैक एरो मैंने बनाया है, ये अपवर्ड मूव करेगा। अब देखो ये हमारा शिप है। अब इस पे रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल ऊपर की तरफ अगर लगेगा तो क्या हो रहा है? वो क्या हो रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि पोर्ट की तरफ आपका शिप मूव कर रहा है। शिप कहाँ मूव कर रहा है? पोर्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये शिप ऐसे मूव करता तो स्टार बोर्ड की तरफ करता, लेकिन अभी आप समझने के लिए और याद करने के लिए चीज़ दिमाग में रखना कि जैसे ही आपने जायरोस्कोपिक कपल आपका ऊपर लग रहा है, शिप आप इस तरह से कुछ भी चीज़ को एज्यूम कर लो, तो क्या होगा? ऊपर की तरफ पोर्ट की साइड में आपका शिप मूव करेगा। तो मतलब कंडीशन क्या बन रही है? शिप टर्न टुवर्ड्स पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। शिप टर्न टुवर्ड्स पोर्ट। ये कब हो रहा था? जब आपका रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, आप रियर साइड मतलब कि स्टर्न की तरफ से देख रहे थे, मतलब कि मैं यहाँ से देख रही हूँ। क्लियर? जब मैं स्टर्न की तरफ से देख रही थी और क्या हो रहा था? पोर्ट मेरा क्या हो रहा है? शिप जो है हमारा पोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स पोर्ट। तो ये कंडीशन बन रही है। और इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखना, कंडीशन क्या है? जब वो नीचे की तरफ जा रही थी, वो नीचे की तरफ जा रही थी मतलब कि पिचिंग क्या हो रही थी? डाउनवर्ड पिचिंग हो रही थी। ये पूरा एक केस बन गया, मतलब कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं समझ में आएगी तो फिर रट्टा मारते रहोगे। आगे बात समझ में। अब एक दूसरा केस लेके चलते। दूसरा केस क्या? जब हमारी अपवर्ड पिचिंग हो रही हो। अपवर्ड पिचिंग मतलब कि हमारा जो बो है वो क्या हो रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये मैंने मान लिया वापस से
ओ एक्स, नॉर्मल पोजीशन जो पहले इनिशियली हम मान के चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहा है रोटर हमारा, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब हमारा इस बार मूवमेंट क्या हुआ है, ऊपर की तरफ बो गई है, मतलब कि पहले हमारा था एक्स के रेस्पेक्ट में, इधर सीधा बो देखो एक्स की डायरेक्शन में, फिर क्या हुआ, पिचिंग अपवर्ड हुई है, मतलब कि बो हमारा कुछ इस तरीके से गया है। आ गई बात समझ में, इस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ को। अब देखो ये एंगल जस्ट थीटा बोल दो, ये रोटर चाहो तो यहाँ पे भी बना लो, इसको एक्स डैश नाम दिया था तो एक्स डैश नाम दे दो। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, शिप यहाँ से यहाँ गया है, मतलब जो बो गई है वो अपवर्ड गई है, तो मतलब एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल मेरा क्या बन रहा है, ये वाला, तो एक्शन का रिएक्शन होगा, तो जस्ट आपका रिएक्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, रिएक्टिव कपल यहाँ पे लगेगा, जिसको मैंने बोला है आर। क्लियर। अब देखो जो मैंने एक एरो बना के रखा है, जैसे कि ये वाला एरो, अब ये एरो क्या करेगा, जस्ट ये शिप को एज्यूम कर लिया और ये एरो क्या कर रहा है, इसको स्टार बोर्ड की तरफ शिप को घुमा रहा है। स्टार बोर्ड ये है, शिप किधर गई है, स्टार बोर्ड की साइड में घूमी है, तो ये चीज़ आप याद रखना, जो आपका शिप है वो कहाँ मूव करेगा, टर्न करेगा, स्टार बोर्ड की तरफ टर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शिप टर्न टूवर्ड्स स्टार बोर्ड। जब ये इफेक्ट न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो इसके भी मार्क्स होंगे, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना, वहाँ पे इफेक्ट अच्छे से मेंशन करके आना। क्लियर। अब ये कब बन रहा था, जब हमारी बो ऊपर की तरफ जा रही थी, बो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि पिचिंग कौन सी वाली हो रही है हमारी, बो ऊपर जा रही लिखा होगा न्यूमेरिकल में, या फिर लिखा होगा पिचिंग अपवर्ड, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है, पिचिंग क्या हो रही है, अपवर्ड हो रही है। तो कंडीशन क्या बन रही है, स्टार बोर्ड की तरफ आपका शिप मूव कर रहा है। क्लियर। और बेसिक कंडीशन सेम है, रोटर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा है और आप देख रहे हो रियर साइड से। क्लियर। तो ये आपका केस बन गया, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि जो हमारा रोलिंग होता है उस केस में हमारी बो जब ऊपर और नीचे जाती है, जब हमारी अपवर्ड और डाउनवर्ड पिचिंग हो रही है तो क्या इफेक्ट होता है। क्लियर। अब देखते हैं हमारा थर्ड इफेक्ट, जो कि मैंने शिप के बारे में लिखा था इनिशियली कि थर्ड होता है हमारा रोलिंग। क्लियर। अब रोलिंग किस तरीके से होता है वो देखो, यहाँ पर रोलिंग में क्या होगा, आपका शिप, हमारा शिप कहाँ गया, ये रहा हमारा शिप, ये जो हमारा शिप है रोलिंग में क्या करेगा, इस तरीके से घूमेगा, मतलब जो ये हमारी एक्सिस है ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस है और ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस थी, तो ओ एक्स एक्सिस के अबाउट ही क्या कर रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है। आ रही बात समझ में। तो जो रोलिंग हो रही है और जो हमारा रोटर घूम रहा था वो सेम तरीके का काम हो रहा है। अगर रोलिंग इस तरीके से हो रही है तो आप मान लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी तरीके से आप उसको रोटर को एज्यूम करो, तो जो एक्सिस ऑफ स्पिन है हमारा, जो हमने जायरोस्कोप एरोप्लेन पढ़ा था तो हमने क्या बोला था इसको, एक्सिस ऑफ स्पिन, या फिर इसको बोलो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जहाँ जिस एक्सिस के अबाउट आपका रोटर घूम रहा है उसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, आपकी रोलिंग हो रही है कुछ इस तरीके से। तो इसका कोई जायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा नहीं, मतलब इसकी वजह से आपका शिप टूवर्ड्स पोर्ट या टूवर्ड्स स्टार बोर्ड मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक तरीके से रोटर को ही मूवमेंट में, प्रोपेलर शाफ्ट के मूवमेंट में ही हेल्प कर रहा है, तो इसका कोई भी जायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होगा। तो जब भी हम रोलिंग की बात करेंगे, जब भी हम रोलिंग की बात करेंगे तो हमारे माइंड में फर्स्ट चीज़ आनी चाहिए, नो जायरोस्कोपिक इफेक्ट, नो जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप। क्लियर। कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका भी न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में आपको जायरोस्कोपिक कपल निकालना पड़ेगा, उसमें आप निकालना, ऐसे नहीं कि आप जायरोस्कोपिक कपल भी ना फाइंड आउट करो। आपको अगर पूछे कि सी निकालो तो आपको सी निकालना है, लेकिन आपको इफेक्ट पूछे तो आपको क्लियरली बता देना है कि नो इफेक्ट, नो जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन द नेवल शिप। क्लियर। आ गई बात समझ में, क्योंकि इसी एक्सिस ऑफ स्पिन के अबाउट में क्या कर रहा है, हमारा रोटर रोटेट कर रहा है, तो इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। लेकिन अगर हमारा इस तरीके से रोलिंग हो रही है, थोड़ी बहुत रोलिंग हो रही है ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोलिंग होने लग जाए कि बहुत ही रोलिंग हो गई, इस तरीके से रोलिंग हो गई, तो शिप क्या हो गया, पिंक साइड हाइड हो गई, वाइट साइड दिखने लग गई, मतलब शिप पानी में डूब चुका है। तो इतनी रोलिंग अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत होगी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा हो गई तो हम उसको बचा भी नहीं पाएंगे। क्लियर। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट आपका नेवल शिप के रिगार्डिंग कि
कितने केसेस थे, सब केसेस को हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको स्टीयरिंग, रोलिंग और पिचिंग तीनों के न्यूमेरिकल करवाऊंगी, और जो मैं करवाऊंगी आप उतना भी अगर कर लेते हो तो आपको और कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिमाग आपका इतना खुल चुका है कि आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो उसके बाद में न्यूमेरिकल। क्लियर? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।